हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको जूरिस्प्रूडेंस, जैसा कि पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, शुरुआत की क्लासों में जूरिस्प्रूडेंस की डिफिनीशन क्लास पढ़ाया, जूरिस्प्रूडेंस का अदर सोशल साइंसेस से क्या रिलेशन है उसको बताया। फिर जूरिस्प्रूडेंस की हम आज स्कूल की बात करेंगे। जूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ स्कूल के बारे में हम बता चुके हैं, उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप एक दूसरे स्कूल के डेवलपमेंट की बात की गई और वह है एनालॉजिकल स्कूल। एनालॉजिकल स्कूल बेसिकली जो है एक नेचुरल लॉ की प्रतिक्रिया के स्वरूप इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था। इसमें बहुत सारे जूरिस्टों के अलग अलग विचार आए, जैसे ऑस्टिन, जर्मी बेंथम, एच.एल.ए. हार्ट और कैल्सन। इन लोगों ने एनालॉजिकल स्कूल के बारे में अलग अलग थ्योरी को डिफाइन किया था। हम एक एक थ्योरी के बारे में एनालॉजिकल स्कूल का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैसा कि एनालॉजिकल स्कूल या विश्लेषणात्मक विचारधारा कई नामों से जाना जाता है। इसको हम एक इम्परेटिव थ्योरी के नाम से भी जानते हैं या आज्ञात्मक सिद्धांत। क्यों कि आज्ञात्मक सिद्धांत इसलिए माना जाता है क्योंकि यह विधि को राज्य के अंतर्गत या राज्य का एक समादेश के रूप में या संप्रभु के समादेश के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए इसको एक आदेशात्मक सिद्धांत के रूप में भी इसकी संज्ञा दी गई है। वास्तव में जो है जो एनालॉजिकल स्कूल है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर या फादर ऑफ एनालॉजिकल स्कूल हम कह सकते हैं बेंथम को माना जाता है। और बेंथम की एक 1782 में एक पुस्तक आई थी और उसमें सीधे सीधे इसको जो है फादर ऑफ एनालॉजिकल स्कूल के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत उसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि एनालॉजिकल स्कूल का वास्तव में यह इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन बेसिकली अगर हम जानें तो ऑस्टिन भी एक इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का, इसको फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के नाम से ऑस्टिन को जाना जाता है। और ऑस्टिन बेंथम अगर एनालॉजिकल स्कूल का जन्मदाता था तो बेंथम जो है ये ऑस्टिन उस एनालॉजिकल स्कूल का एक विशेष वक्ता के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये एनालॉजिकल स्कूल का अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बेंथम और ऑस्टिन का ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो एनालॉजिकल स्कूल या मेन कैरेक्टर ऑफ एनालॉजिकल स्कूल, अगर इसकी बात हम करते हैं तो सीधे सीधे क्या है, विधि जो है एक प्रकार का क्या समादेश है। विधि जो है एक प्रकार का समादेश के रूप में माना जाता है। और ये कहा जाता है कि विधि का जो संबंध है, मेन कैरेक्टर जो एनालॉजिकल स्कूल का है, इसमें विधि का संबंध राज्य से है। क्यों कि विधि जो होती है, जो लॉ होता है, वह क्रिएशन बाय द स्टेट या राज्य के द्वारा विधि को जारी किया जाता है। दूसरी विशेषता यह है कि अगर कोई संप्रभु है या अगर कोई सॉवरेन है तो वह जो है विधि नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि विधि और संप्रभु का एक कोरिलेशन है और विधि क्या है, संप्रभु का ही एक आदेश के रूप में माना जाता है। इसमें जो दूसरी विशेषता है, यह लॉ को जो है क्रिएट कौन करता है, सॉवरेन के द्वारा किया जाता है। और इसीलिए विधि अपने आप नहीं आती है, विधि जो है सॉवरेन के द्वारा जारी की जाती है। और लॉ क्या है, एक प्रकार का हॉलमार्क है। हॉलमार्क या इसको कहते हैं प्रमाण चिन्ह है। क्यों कि यह जो है संप्रभु के द्वारा प्रवर्तित की जाती है, इन्फोर्सेबल बाय द सॉवरेन। और तीसरी जो विशेषता आती है वह है
विधि जो है संप्रभु का समादेश है, यानी विधि जो होती है वह किसके द्वारा जारी की जाती है? सॉवरेन के द्वारा जारी की जाती है, इसलिए उसको संप्रभु के समादेश के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो एनालॉजिकल इशू के अंतर्गत अब ऑस्टिन ने किस चीज पर जोड़ दिया। तो आज हम पहली बार बात करते हैं कि थियरी ऑफ एनालॉजिकल स्कूल में ऑस्टिन के कॉन्सेप्ट की। तो ऑस्टिन ने बेसिकली जो है सॉवरेनिटी थियरी से इसको लेकर के जोड़ा था और इसमें ये कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी में के आरंभिक वर्षों में नेचुरल लॉ का एक तरीके से पतन होने लगा था और इसमें जो है लॉ को जो है साइंस पे डिपेंड कर दिया गया। क्यों कि उस समय की जो सिचुएशन थी साइंस और टेक्नोलॉजी का समय था और जो विधि जो है जो सोसाइटी में दिखती नहीं थी उसके बारे में काफ़ी जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया, यानी नेचुरल लॉ को जो है क्रिटिसाइज किया गया था 19वीं सेंचुरी के बाद से। क्यों कि पूरी विधि व्यवस्था जो है वह साइंस और टेक्नोलॉजी पे आ गया था और इसलिए जो है कि उस समय के जो जूरिस्ट थे वह एक निश्चित मानक की बात करने लगे कि विधि जो है वास्तव में निश्चित होनी चाहिए। इसीलिए इस विशेष एनालॉजिकल स्कूल की विचारधारा का जन्म हुआ और इसके जो है ऑस्टिन के थ्योरी के कुछ लक्षण या कुछ कैरेक्टर की बात हम करते हैं तो इसमें जो है इसने सीधे सीधे कहा कि लॉ इज ऑर्डर एंड क्रिएटेड बाय द ह्यूमन। लॉ क्या है? विधि क्या है? एक प्रकार का एक आदेश है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है लॉ एंड मॉरलिटी। लॉ एंड मॉरलिटी मतलब विधि और नैतिकता दोनों डिफरेंट है। क्यों? जहाँ हम लॉ की बात करते हैं वहाँ मॉरलिटी जो है उसमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मॉरलिटी जो है हमेशा किसी भी क्राइम को करने के लिए एक बचाव प्रस्तुत करती है और लॉ को मॉरलिटी के साथ जो है नहीं जोड़ा जाना चाहिए। और तीसरी चीज इसने कहा था कि एज इट इज और आट टू बी, विधि जो है और विधि जो होनी चाहिए दोनों क्या है? दोनों डिफरेंट है, यानी दोनों को एक साथ हम शामिल नहीं कर सकते जबकि ये सारी व्यवस्थाएं जो है नेचुरल लॉ में थी। तीसरी जो चीज आती है कि जो इसकी जो विशेषता है एनालॉजिकल स्कूल की, हम कह सकते हैं एनालॉजिकल स्कूल में लॉ एज इट इज की बात की गई है, विधि जो है की बात की गई है। और इसमें जो अगली विशेषता है कि लॉजिक के आधार पर विधि को क्या किया जा सकता है, उसकी रियलिटी क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसको जो है वह जाना जा सकता है। और तीसरी एक विशेषता है कि इसमें एनालॉजिकल स्कूल में कहा गया कि लीगल थियरी या विधिक सिद्धांतों का इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए, इसका जो है निर्वचन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें जो बेसिकली जो एनालॉजिकल स्कूल के बारे में दिया गया था वह संप्रभु, सॉवरेन, लॉ, स्टेट, मॉरलिटी इत्यादि चीज़ों के बारे में इसमें विशेष रूप से बात की गई थी। अब इसमें जो है हम कह सकते हैं कि ऑस्टिन की थियरी में, ऑस्टिन ने देखिए एक बहुत ही फेमस किताब लिखा था और उस किताब में जो है ये हम कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी कुछ बताने का प्रयास किया था और ये ऑस्टिन जो है लगभग 4 ईयर तक लंदन यूनिवर्सिटी में जूरिस्प्रूडेंस का प्रोफेसर था। इसका जितने कॉन्सेप्ट आए वह बेसिकली जो है इंग्लैंड से रिलेटेड थे, इंग्लैंड की व्यवस्थाओं से रिलेटेड थे और उस समय जो है वह यूनिवर्सिटी काल में उसने काफ़ी कुछ चीज़ों का अध्ययन किया और उसने जूरिस्प्रूडेंस के संबंध में एक बुक लिखी, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, और इस किताब में उसने विस्तृत रूप से सॉवरेनिटी थ्योरी की बात किया था और इसमें जो है यह बताने का प्रयास किया था कि ऑस्टिन की थियरी को डायस ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि वो सॉवरेनिटी थ्योरी की बात किया है, ए रूल लेट डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम।
यानी क्या है, ऑस्टिन की थियरी में जो है, जो सॉवरेनिटी थियरी की जो ऑस्टिन ने बात किया था वह है विधि एक बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति के दिशा निर्देशों के लिए प्रतिपादित एक नियम, और इस प्रकार से उसने एनालिटिकल स्कूल में एक सॉवरेनिटी थियरी को विशेष रूप से उसने महत्व दिया था कि जो विधि होती है वो क्या है, वह एक सॉवरेन के द्वारा बनाई जाती है, एक स्टेट के अंतर्गत। देखिए जो ऑस्टिन की जो सॉवरेनिटी थियरी थी वह काफ़ी हद तक स्टेट को ज़्यादा महत्व देती है, और सबसे पहले स्टेट का जन्म जो है अगर देखा जाए तो ऑस्टिन ने अपने सॉवरेनिटी थियरी के माध्यम से किया था। अगर हम ऑस्टिन की थियरी की बात करें तो ऑस्टिन ने विधियों का दो वर्गीकरण किया था, एक था डिवाइन लॉ और दूसरा था ह्यूमन लॉ। देखिए डिवाइन लॉ हम लोगों ने पढ़ चुका है, डिवाइन लॉ नेचुरल लॉ स्कूल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, और ऑस्टिन ने क्या कर दिया, डिवाइन लॉ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, वह जो है लोगों को ऊपर छोड़ दिया। और क्यों कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों के अंदर से डिवाइन लॉ के कॉन्सेप्ट को हम नहीं निकालते, ये लोगों का जो है एक प्रकार के मोरलिटी नेचर है, एक नैतिकता का नेचर है। दूसरी तरफ इसने जो है ह्यूमन लॉ की बात किया था, ह्यूमन लॉ के अंतर्गत क्या है, वह विधि को विधि मानता है जो मानव के द्वारा बनाई जाए या जो सॉवरेन के द्वारा बनाई जाए। तो इस प्रकार से ऑस्टिन ने बहुत सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत जो है यह समझाने का प्रयास किया। अब इसमें जो ऑस्टिन की जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टिन की जो सॉवरेनिटी थियरी थी वह क्या था, इसके जो है बेसिक एलिमेंट या इसेंशियल एलिमेंट को इसने तीन भागों में बांटा। जो ऑस्टिन की सॉवरेनिटी थियरी थी उसके जो मेन एलिमेंट थे उसको जो है तीन भागों में बांटा। एक कौन होता है, एक होता है सॉवरेन पावर, सॉवरेन पावर या जिसको कहते हैं हम संप्रभु शक्ति। और संप्रभु शक्ति क्या है, जिस पर यह सुप्रीम पावर के रूप में माना जाता है, सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है, जिसके ऊपर, और सुप्रीम पावर क्या है, यानी जिसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं, यह अपने आप में क्या है, सॉवरेन है। और दूसरी चीज क्या है, जिसके पास सुप्रीम पावर है वह अपने अधिकारों का प्रयोग वह अपनी स्वेच्छा से या अपने विल पावर के अंतर्गत कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं। इस प्रकार से इसने जो है ये सॉवरेन पावर की बात किया, संप्रभु शक्ति की बात किया था। दूसरी की बात जो उसने किया था वह था कमांड। कमांड मतलब क्या है, कमांड मतलब आदेश। आदेश मीन्स ये है कि जो सॉवरेन पावर के अधीन जो आदेश जारी किए जाते हैं उसी को हम कमांड के रूप में मानते हैं। और समादेश जो है वह क्या होती है, वह एक प्रकार से सॉवरेन की एक अपनी इच्छा होती है। और इस प्रकार से हम देखें तो कमांड को दो भागों में बांटा गया है। कमांड जो है यह दो प्रकार से बांटे गए, कमांड को दो भागों में बांटा गया। एक होता है जनरल कमांड और दूसरा है पर्टिकुलर कमांड। देखिए एक होता है जनरल कमांड और दूसरा है पर्टिकुलर कमांड। कमांड को इसने ऑस्टिन ने दो भागों में बांट दिया है, जनरल कमांड और एक पर्टिकुलर कमांड। जनरल कमांड क्या है, जनरल कमांड मीन्स यह सबके लिए जो समान रूप से आदेश को जारी किया जाए, वह सबके लिए इक्वल आदेश है। और स्पेसिफिक कमांड या पर्टिकुलर कमांड यह क्या होता है, यह बेसिकली जो है कुछ व्यक्तियों के लिए या कुछ व्यक्तियों के ऊपर एक पाबंदी की बात करता है। जैसे सेक्शन 144 144 क्या है, एक ही क्षेत्र में लगाया जाता है, वहाँ के पूरे शहर के लिए नहीं होता। जैसे कुछ समय के लिए कुछ व्यक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया जाए, यह क्या हो गया, यह एक पर्टिकुलर कमांड या स्पेसिफिक कमांड के अंतर्गत आता है। और दूसरी चीज क्या है, जो जनरल कमांड है वह सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू। जैसे हम कह सकते हैं कि विशिष्ट समादेश के अंतर्गत कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, उस एरिया में गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिक पैकेज की बात करती है।
तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को स्पेसिफिक पैकेज मिलेगा, वह कुछ व्यक्तियों के ऊपर ही ऐसे पैकेज की बात की जाती है। दूसरी चीज ये आती है इसमें कि सैंक्शन मतलब दंड, और दंड का सेंस ये है कि सॉवरेन के द्वारा दिए गए आदेश का अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर सॉवरेन क्या करता है, दंड अधिरोपित करता है। उसी को हम कहते हैं सैंक्शन। सैंक्शन मतलब दंड। अगर सॉवरेन ने कोई आदेश दिया, कोई कानून बनाया, सोसाइटी के लोग उस कानून का पालन नहीं किए तो सॉवरेन क्या करता है, वह उसके ऊपर एक दंड अधिरोपित करता है। तो इस प्रकार से एक सैंक्शन की बात की गई है इसके अंदर। फिर ऑस्टिन ने अब इसमें आता है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कैरेक्टर ऑफ ऑस्टिन थियरी। तो इसके अंतर्गत 3 इसकी विशेषताओं के ऊपर विशेष फोकस किया गया है। एक है पहला इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी मतलब अविभाज्यता। जो सॉवरेनिटी थियरी है वह क्या है, वह अविभाज्य है। उसको जो है केवल सॉवरेन के पास ही, सॉवरेन के जो अधिकार हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको विभाजित नहीं कर सकते। एक समय में एक ही व्यक्ति सॉवरेन होगा, उसके पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या है, दूसरा आता है इसमें लिमिटेशन। इसका पावर क्या होता है, यह जो सॉवरेनिटी थियरी है इसके पावर जो है अनलिमिटेड है। मतलब जो सॉवरेन के पास जो पावर है उस पावर का प्रयोग वो क्या कर सकता है, वह अनलिमिटेड के रूप में कर सकता है। उसके पावर के ऊपर हम लिमिटेशन नहीं लगा सकते। इसलिए सॉवरेनिटी थियरी के अंदर जो सॉवरेन का पावर होता है वह अनलिमिटेड होता है। तीसरी विशेषता इसकी आती है वह है इसेंशियलिटी। यह समाज के लिए अपरिहार्य है। इस प्रकार से जो ऑस्टिन ने सॉवरेनिटी थियरी दिया था उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि जो सॉवरेन का पावर होता है वह अपने आप में सुप्रीम होता है। उसके पावर के ऊपर हम किसी भी प्रकार का लिमिटेशन नहीं लगा सकते हैं। उसके पावर को किसी अन्य व्यक्ति के लिए या किसी अन्य व्यक्ति, एक समय में 2 व्यक्ति सॉवरेन नहीं हो सकते हैं। फिर से अगर हम कहें यह जो सॉवरेनिटी थियरी थी वह सोसाइटी के लिए अपरिहार्य थी, सोसाइटी के लिए आवश्यक थी। दूसरी शब्द में बात करते हैं तो ऑस्टिन ने जो थियरी की बात किया था, इस थियरी को काफी जो है क्रिटिसाइज किया गया था। आने वाले विद्वानों के सेंस में अगर हम कहें तो इसको काफी जो है क्रिटिसाइज भी किया गया था। इसमें ये सीधे सीधे कहा गया था, आज क्या है, आज हम बहुत सारे कस्टम, बहुत सारे यूसेज, अगर हम पहली आलोचना अगर करें तो आज की डेट में क्या है कि विधि क्या है, ऑस्टिन का ये कहना है कि विधि जो है संप्रभु का समादेश है, जबकि इसने जो है कस्टम यूसेज को सीधे सीधे ऑस्टिन थियरी में इग्नोर कर दिया गया था। जबकि अगर हम आज की सेंस में देखें तो बहुत सारे ऐसे कस्टम हैं जो आज भी हमारे लीगल सिस्टम में इन्वॉल्व हैं और उनको विधि भी बनाई गई है। हम यहाँ कह सकते हैं जो कस्टम सोसाइटी के अगेंस्ट हैं ऐसे कस्टम को तो हम समाप्त कर दिए, लेकिन बहुत ऐसे कस्टम हैं जो आज भी विधि व्यवस्था में एक्टिव है। जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा को जो सोसाइटी के अगेंस्ट थी, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन था, ऐसी प्रथा को तो हमने समाप्त कर दिया। चाइल्ड लेबर को समाप्त कर दिया, देवदासी सिस्टम को समाप्त किया। लेकिन बहुत ऐसे प्रथा भी थी जो समाज में, जो सोसाइटी के लिए ठीक थे, आज भी लागू मानी जाती है। और वही प्रथा जो क्या है, लंबे समय तक अगर सोसाइटी उसको स्वीकार करती है, उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वही प्रथा जो है विधि के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टिन की थियरी में कस्टम को विशेष रूप से क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरी चीज क्या है, ऑस्टिन ने जुडिशरी के नाम, जुडिशरी की वह कोई महत्व नहीं दिया, जुडिशरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं तो जुडिशरी क्या है, एक अलग विधि व्यवस्था में एक उसका एक अलग रोल प्ले और जुडिशरी को काफी हद तक महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज के सेंस में अगर देखिए तो जो हमारी विधिक व्यवस्था है वो 3 भागों में, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी
लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन का क्या काम है? लेजिस्लेशन का काम यह है कि सोसाइटी के लिए वह विधि का निर्माण करना। दूसरी चीज जो एग्जीक्यूटिव जो हमारी होती है वह विधि को वह कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करती है, उसको लागू करवाती है। जुडिशरी जहाँ लॉ का जो है वायलेशन होता है या लोगों को न्याय प्रदान करने का काम करती है। और ऑस्टिन की थियरी में जुडिशरी को काफी हद तक क्यों कि सीधे सीधे सारे पावर जो है किसके अधीन थे? वह सॉवरेन के ऊपर थे। जो संप्रभु है वही विधि बना सकता है, वही उसको परिवर्तित करा सकता है। अगर तीसरी अगर आलोचना करें इसकी तो वह था मॉरलिटी को लेकर के। जैसा कि नेशनल लॉ स्कूल में भी मॉरलिटी को विशेष महत्व दिया गया था, लॉजिकल स्कूल में मॉरलिटी को जो है सीधे सीधे इग्नोर किया गया। जबकि आज भी हमारे सोसाइटी में, आज भी हमारे लीगल सिस्टम में मॉरलिटी को जो है विशेष महत्व दिया गया है। अब मॉरलिटी के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सारे कानून बनाए गए। भारतीय संविधान में अगर देखें तो ये पूरा जो है जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, डीपीएसपी में जो कॉन्सेप्ट दिए गए, जो 36 से 51 तक डीपीएसपी के जो कॉन्सेप्ट थे वह इन्फोर्सेबल तो नहीं है, लेकिन हमारी जो है यह भारतीय संविधान की यह बेसिकली जो अगर देखें तो यह मॉरलिटी को बेस पे ध्यान में रख के बनाया गया है। और भी जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे कन्वेंशन होते हैं, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनको जो है वह मॉरलिटी को बेस बना करके ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ऑस्टिन की थियरी में मॉरलिटी को एक तरीके से कोई स्थान न देना एक प्रकार से ऑस्टिन की थियरी को क्रिटिसाइज करता है। जो तीसरी आलोचना की हम बात करते हैं वह इंटरनेशनल लॉ। बहुत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विधियां हैं जो सोसाइटी में मान्य है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको कोई महत्व नहीं दिया गया है। इसमें जो है कि सॉवरेनिटी थियरी के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर हम देखते हैं बहुत ऐसी घोषणाएं हुई। इंटरनेशनल लॉ स्तर पर जो है वह यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बाद से बहुत कन्वेंशन हुए, वियना कन्वेंशन या तेहरान कन्वेंशन और अन्य कन्वेंशन हुए जो स्पेशली जो है सोसाइटी के लिए हुए थे, महिलाओं और बच्चों के लिए हुए थे। यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो एक कहा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको काफी हद तक आलोचित किया गया, इसको क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? इंटरनेशनल लॉ में बहुत ऐसे कस्टम है, बहुत ऐसी प्रथाएं हैं जो इसमें स्वीकार नहीं किए गए। उसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो सोसाइटी के लिए या ऑस्टिन की थियरी अगर प्रेजेंट सेंस में हम बात करते हैं तो वह ठीक नहीं है। क्यों कि आज जो है जो ऑस्टिन ने एक सॉवरेन पावर के अंतर्गत सभी शक्तियों को एक तरीके से लिमिट कर दिया, तो आज की डेट में जो है वह सारी शक्तियां क्या हैं? अलग अलग रूप में बटी हुई है। जैसा कि हमने अभी बताया कि एग्जीक्यूटिव का अलग रोल है, जुडिशरी का अलग रोल है, लेजिस्लेशन का अलग रोल है। लेकिन अगर सॉवरेनिटी थियरी की हम बात करें तो आज की डेट में यह जो है सोसाइटी के लिए वह अगर देखा जाए तो पावर जो है क्या है, सब जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट माने गए। इसके अलावा बहुत ऐसे जूरिस्ट हैं जो इसको कहते हैं कि यह एक आर्टिफिशियल थियरी है। फिर भी अगर देखा जाए तो ऑस्टिन ने बहुत हद तक राज्य को पहली बार इम्पोर्टेंस दिया और इसने कहा कि विधि का निर्माण कौन करता है? विधि का निर्माण राज्य के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ऑस्टिन की जो एनालिटिकल स्कूल में बेसिकली जो ऑस्टिन की जो थियरी थी वह जो है सॉवरेनिटी के ऊपर डिपेंड थी। इसने जो है यह जो नेचुरल लॉ स्कूल की जो बातें की गई हैं उसको जो है प्रतिक्रिया के स्वरूप में एनालिटिकल स्कूल के कॉन्सेप्ट को बेसिकली जो है डेवलप किया गया और इसमें सीधे सीधे कह दिया गया कि विधि क्या है? एक साइंस की तरह है और विधि का भी एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। और इसने जो है विधि जो है लॉ एंड इटिस की बात की गई है या आर्ट टू बी की बात की गई है। और जो सारी व्यवस्थाएं हैं वह क्या है? वह राज्य के द्वारा या सॉवरेन के द्वारा विधि के रूप में परिवर्तित की जाती है। विधि भी सॉवरेन के द्वारा ही
बनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो है आज हमने आपको एक एनालिटिकल स्कूल के पूरा जो है ऑस्टिन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया। थैंक यू। कई मिनट चला